हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज सुबह की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम एक एक करके आपके सभी सब्जेक्ट कवर करा रहे हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा है। और ये आज सुबह की आपकी लास्ट ऐसी क्लास है जो कि रिकॉर्डेड है। कल से आपको 9 बजे लाइव क्लास मिलेगी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और क्लासेस को अच्छे से देखेंगे। तो आज की क्लास में आपको मिलेगा दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसमें हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और आपके आज साहित्य के कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो इन क्वेश्चंस को देखिएगा, समझिएगा और देखिए कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सफलता मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके पास में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आपके लिए इसी प्रकार की डेली क्लासेस लेकर आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं और चैप्टर वाइज क्लासेस भी लाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन क्लासेस की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर या फिर 26 जनवरी। तो दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। और ये 14 सितंबर 1949 को जब इसे भाषा घोषित किया गया था, तब से हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो दोस्तों घनानंद आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर भारतेंदु काल। तो दोस्तों घनानंद को आदिकाल का कवि माना जाता है, रीतिकाल का कवि माना जाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। याद करिएगा दोस्तों, रीतिकाल का कवि इनको माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? तो दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हरिऔध, निराला, अज्ञेय या फिर गुलेरी। तो इनका उपनाम दोस्तों अज्ञेय है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नाम बड़ा है और ये आपका यूपी टेट के एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन। इनकी कुछ रचनाओं में तार सप्तक ज्यादा प्रसिद्ध हैं। आपको याद करना है, तार सप्तक का प्रारंभ इन्होंने ही किया था। पहला, दूसरा, तीसरा तार सप्तक में ये पूर्ण रूप से शामिल थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। बिहारी के प्रसिद्ध हैं कवित्त, सवैया, पद या फिर दोहे। तो दोस्तों बिहारी जी रीतिकाल के कवि थे और इनके मुख्य रूप से दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। आपने सुना होगा बिहारी के दोहे, इस नाम से अलग अलग काफी रचनाएं हैं। तो बिहारी के दोहे बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जल्दी से देखते रहिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्लासेस क्लियर पसंद आ रही होंगी। कल की क्लास में आपको चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास दी थी, इसी के साथ आपको एक एक करके सभी क्लासेस दी जा रही हैं। इन क्लासेस को अच्छे से देखते रहिए, अपनी पूरी तैयारी करते रहिए। कहीं आपको कोई डाउट हो तो हमसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं मैसेज के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, सूरदास ने अपनी रचना सूर सागर किस भाषा में लिखी? अवधी, ब्रज, खड़ी या फिर राजस्थानी। ये अभी आपका जो बीएड का पेपर हुआ था, इसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सूरदास जी मुख्य रूप से किस भाषा के रचनाकार थे, कवि थे। तो इनकी प्रमुख भाषा जो थी दोस्तों ब्रज भाषा थी, क्योंकि कृष्ण लीला का वर्णन करते थे और वो ब्रज क्षेत्र से आते थे। और इनकी सभी रचनाएं जो देखने को मिलती हैं ब्रज भाषा में देखने को मिलती हैं। अगर एक दो अपवाद छोड़ दिए जाएं तो आपको याद रखना सूर सागर इनकी रचना ब्रज भाषा में ही है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिएगा पहले। दोहे के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ ऑप्शन तो बहुत बड़े बड़े दिए गए, 24, 26, 28 या फिर 30। तो क्वेश्चन समझिएगा, प्रथम एवं तृतीय चरण में यानी कि पहले चरण की और तीसरे चरण की मात्राओं को जोड़कर आपको बताना है। तो दोहा ये आपका छंद के अंतर्गत आता है और दोहा छंद में आपको बताया गया था कि प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। तो जब 13 मात्राएं हो रही हैं यानी कि 13 + 13 कितनी हो गई? 26 मात्राएं हो गई। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोहा के पहले और तीसरे चरण को मिला दिया जाए तो इसमें कुल 26 मात्राएं होती हैं और अगर दूसरे और चौथे चरण को मिला दिया जाए तो इनमें मात्राओं की संख्या 22 रहती है। पहले चरण में 13, दूसरे में 11, तीसरे में 13, चौथे में 11, ये इसका क्रम होता है। दोहे में कुल 4 चरण होते हैं मुख्य रूप से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और सोरठा जो होता है दोस्तों वो दोहा का ठीक उल्टा होता है, यानी कि इसमें 13 मात्राएं पहले तीसरे में होती हैं और जब हम बात करेंगे सोरठा की तो सोरठा के पहले और तीसरे पद में 11 मात्राएं होती हैं
और दूसरे और चौथे पद में 13 मात्राएं होती हैं। ये दोनों में अंतर होता, सिर्फ यही अंतर होता है सोरठा और दोहा में, इसीलिए ये पूछ दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्या दिया गया, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम, तो इसके पहले आपको पता होना चाहिए इनमें कांड की कुल संख्या जो है हमारी 7 है, 7 कांड हैं। और आपका जो सही क्रम हो जाएगा, समझिएगा जल्दी से, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तो इसमें आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। सुंदर का पढ़ लीजिएगा, बड़े बड़े ऑप्शंस हैं आपके सामने दिए गए। क्वेश्चन नंबर 7, फिर आपको सही आंसर बताते हैं। तो दोस्तों इसमें सिर्फ आपको 4 कांड दिए गए, टोटल कांड अगर आपको पता करने तो वो 7 कांड होते हैं। तो नंबर 1 पर आपका आ जाता है बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, इसके बाद किष्किंधा कांड होता है और एक कांड और, उसके बाद सुंदर कांड, इसका लंका कांड और अंत में उत्तर कांड होता है। कुल कांड जो होते हैं आपके 7 होते हैं और यहाँ आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो यहाँ पर क्रम दिया गया उसके अनुसार आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घायु या फिर दीघीयु। तो इसको आपको सही वर्तनी के हिसाब से चुनना है, कहाँ पर आपकी वर्तनी शुद्ध दी गई है। तो शुद्ध वर्तनी दीर्घायु होता है, दीर्घ आयु यानी कि लंबी आयु, दीर्घ प्लस आयु, इससे बना है हमारा दीर्घायु शब्द, और इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चतुर का समानार्थी शब्द क्या होगा, यानी कि 3 इसके समानार्थी शब्द दिए गए, एक जो शब्द अलग दिया गया है वो आपको चूज करना है। चतुर यानी कि जो चालाक हो, जो निपुण हो, जो पटु हो, जो नागर हो, यानी कि आपके तीनों चतुर के समानार्थी शब्द दिए गए। लेकिन पामर शब्द जो दिया गया है ये आपका चतुर का असमानार्थी शब्द है। क्यों है? पामर का अर्थ होता है दुष्ट कह दें या नीच कह दें, ये आपका पामर शब्द का अर्थ होता है, और चतुर का ये अर्थ नहीं होता है। तो इस वजह से बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया गया, योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए, आकाश, गजानन, विद्यालय या फिर दूध वाला। योग रूढ़ शब्द जो यौगिक शब्द से, और रूढ़ शब्द यानी कि ऐसे शब्द जो आपके सामने पद दिए गए इनसे हट करके कोई पर्यायवाची शब्द बनाते हैं जिनका एक विशेष अर्थ निकल कर आता है, जो कि आपको बहुब्रीहि समास में बताया गया था। ठीक वही आपका योग रूढ़ शब्द में होता है, और ऐसा पद आपका गजानन है। गजानन किसको कहा जाता है? गज है आनन, यानी कि जिनके हाथी का सिर लगा हुआ, यानी कि गणेश जी की बात कर रहे हैं। कल गणेश चतुर्थी थी, उम्मीद करते हैं आप सभी ने बहुत अच्छे से अपने घर पर रह करके त्योहार मनाया होगा और अच्छे से अपनी तैयारी की होगी। तो गजानन पद आपका योग रूढ़ आ जाता है। यौगिक पद वे होते हैं जो कि दोनों पद जिनके अलग अलग पद अगर कर दिए जाएं तो दोनों का कुछ अर्थ बनेगा, और रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनको अलग अलग करने पर कोई भी शब्द नहीं बनता है, उनका कोई अर्थ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक, चलिए बताइए जल्दी से। बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन या फिर जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन को आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा का लेखक माना जाता है। क्वेश्चन समझिएगा पहले क्या दिया गया, फिर आपको उसका आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो दोस्तों ये आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है, इसकी उपाधि दी गई है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? आनंद कादम्बिनी ये एक पत्रिका थी, मिर्जापुर से मुख्य रूप से निकाली गई थी, और इसके संपादक की बात की जाएगी तो बाबू महादेव, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और अगले हमारे बद्री नारायण चौधरी या फिर अंबिका प्रसाद व्यास। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, बद्री नारायण चौधरी। जी हाँ दोस्तों, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से दोस्तों आपको बता रहे हैं कि कल सुबह 9 बजे आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइव क्लास होने वाली है, और दोस्तों पहली बार लाइव क्लास ले रहे हैं तो आपसे अच्छे से ज़्यादा सपोर्ट की उम्मीद करते हैं। आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम पर इस क्लास का लिंक शेयर कर देंगे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोस्तों इस लाइव क्लास से जरूर जुड़िएगा। पहली बार लाइव क्लास होगी, तो अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसमें थोड़ा सा जुड़े रहिएगा, बताते रहिएगा। आप लोगों से सपोर्ट की उम्मीद है, तभी आगे इस प्रकार की क्लासेस ला पाएंगे। आप लोग जरूर 9 बजे क्लास से जुड़ जाइए, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस सब्जेक्ट की कल लाइव क्लास ली जाए। क्वेश्चन नंबर 14,
एक भारतीय आत्मा के नाम से लोकप्रिय है। एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन लोकप्रिय है? सिया राम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका 14 नंबर क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, केशव कहीं ना जाई का कहिए, यह पंक्ति किसकी है? केशव दास की, सूरदास की, कुंभन दास की या फिर तुलसीदास की। अब यहाँ पर केशव आ गया है, इसको लेकर आप लोग कंफ्यूज हो गए। ये जो पंक्ति है तुलसीदास जी की पंक्ति है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये इनकी विनय पत्रिका रचना है, आपने नाम सुना होगा, उसी विनय पत्रिका से ली गई है, उसी में यह पंक्ति आती है। फिर से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए जल्दी से, क्वेश्चन बीच में मिस हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, उसे क्लास के एंड में आपको बता देंगे। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल या फिर आधुनिक काल। तो दोस्तों भक्ति जो आपकी पृथ्वीराज रासो रचना है, ये आपकी भक्ति काल के अंतर्गत आने वाली रचना है, आदिकाल के अंतर्गत आने वाली रचना है। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आदिकाल की रचनाओं के कुछ सटीक प्रमाण नहीं मिलते हैं, ना ही कोई मुख्य रूप से लिखित प्रमाण मिलते हैं, लेकिन आदिकाल की जितनी भी रचनाएं वो सभी वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं हैं। वीर रस की रचनाएं आपकी जो भी रचनाएं वीर रस से संबंधित थी आदिकाल की थी। पृथ्वीराज रासो, अन्य भी बहुत सी, खुमार रासो और भी बहुत सी रचनाएं थी। रासो मुख्य रूप से इनमें लगा हुआ था और वीर रस की रचनाएं थी। आदिकाल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 था, बिहारी जी किस काल के कवि थे? तो हमने आपको बता दिया था, ये आदिकाल के, आपके रीतिकाल के कवि थे। आप लोगों को याद रखना अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट साहित्य के क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास आज की पसंद आ रही होगी, प्रत्येक क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, इदन्नमम रचना किसकी है? ममता कालिया, मन्नू भंडारी, चित्रा मुदगल या फिर मैत्रेय पुष्पा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन, मैत्रेय पुष्पा इनका नाम है। इदन्नमम ये इनकी रचना है और ये एक उपन्यास है जो मैत्रेय पुष्पा का प्रमुख उपन्यासों में से गिना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? निपट, खर्चा, चुपचाप या फिर मात्र। तो इनमें आपको शब्द विशेषण चुनना है, कौन सा है, और इसमें से आपका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निपट शब्द जो दिया गया है ये आपका विशेषण शब्द के अंतर्गत आ जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, शाम को डेली आपके लिए एक जीएस की क्लास लाते हैं जिसमें कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। ये आपके सभी एग्जाम से रिलेटेड सभी जीएस के क्वेश्चन है। इसमें जल्द ही करंट अफेयर और अन्य टॉपिक्स को भी ऐड करेंगे। तो उस क्लास को आप लोग देख नहीं रहे हैं, कुछ क्लासेस का लिंक नीचे दिया गया, उसको भी देखते रहिए और अपना सपोर्ट देते रहिए। 20 नंबर क्वेश्चन, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, यह या फिर कौन। तो जिस सर्वनाम को देखकर यह प्रतीत हो कि यहाँ निश्चित रूप से कोई बात कही जा रही है, जो 100% श्योर बात है, वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यह यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके अलावा क्या और कौन ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं, और कुछ आपका शायद, कुछ ही आपके अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, योजक चिन्ह कौन सा है? हमने आपको जब द्वंद्व समास पढ़ाया था उसमें हमने आपसे बताया था दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगता है। इंग्लिश में जिसे डैश कह देते हैं हम लोग, वो आपका योजक चिन्ह है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है? यह नई साड़ी है सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण या फिर विशेषण। तो दोस्तों यहाँ क्या किया गया, नई क्या कर रहा है, साड़ी के बारे में बात कही जा रही कि ये कैसी है, नई साड़ी है। साड़ी क्या है हमारी, साड़ी संज्ञा हो गई, और यह जो है हमारा सर्वनाम हो गया। तो जहां पर संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है वो आपका विशेषण कहलाता, नई यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। जब क्रिया की विशेषण बताई जाती है तब क्रिया विशेषण हो जाता है, और जब विशेषण के ऊपर एक और विशेषण लग जाता है वो आपका प्रविशेषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प प्लस वन, पब प्लस अन, पो प्लस अन या फिर पब प्लस ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधे सीधे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पो प्लस अन सही आंसर हो जाएगा। स्वर संधि के अंतर्गत आपका अयादि संधि इसका सही आंसर हो जाएगा, अयादि संधि में आती है। पो प्लस अन शब्द आपका बन जाता है पवन। आगे 24 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी शब्द में
जब किसी समास में दो शब्द प्रधान हो तो उसको क्या कहते हैं? दो शब्द जब प्रधान होंगे, द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रधान समास या फिर तत्पुरुष समास, तो दोनों पद प्रधान हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो, वहां आपका हमेशा द्वंद्व समास होता है। बिल्कुल अंतिम क्वेश्चंस पर हम लोग बढ़ चुके हैं दोस्तों। बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे। अच्छे से तैयार करते रहिए, पूरे अपने क्वेश्चंस को समझते रहिए और पूरी अपनी तैयारी करते रहिए। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए और बताइएगा क्लास आज की आपको कैसी लगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके पहले आपको द्वंद्व समास का उदाहरण बता देते हैं। तो आपका एक उदाहरण है माता, पिता और खाना, पानी, इस प्रकार से, यानी कि दोनों पद प्रधान होंगे, बीच में आपका योजक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा, जिसके स्थान पर हम और भी लगा सकते हैं, जैसे माता और पिता, इस प्रकार से। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और पूरा पद जो वो समूह विशेष का बोध करा रहा हो, समूहवाचक हो, वो कौन सा सर्वनाम है? बहुत इजी है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास या फिर द्विगु समास। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों द्विगु समास, जहां पर पहला पद संख्यावाचक हो और पूरे पद से, संपूर्ण पद से समूह होने का बोध हो रहा हो, वहां आपका ये समास द्विगु समास होता है। जैसे हम बात करते हैं नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह हो, और इसी प्रकार से कई चौराहा हो गया, बहुत से उदाहरण है जो आप लोगों को पता होंगे। कर्मधारय समास आपका विशेषण और विशेष वाला होता है, जहां एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा होता है। द्वंद्व हमने आपको बता दिया। अव्यय भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और वो आपका स्थिर रहता है। इस प्रकार से आपके आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी, लिंक भी पुरानी क्लासेस के मिलते रहेंगे। अब दोस्तों याद रखिएगा, आपसे फिर से एक बार अपील कर रहे हैं, सुबह 9 बजे कल जरूर मिलेगा लाइव क्लास में, और बताइएगा कल किस सब्जेक्ट की लाइव क्लास रखी जाए, ताकि आप लोगों के लिए उसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ढूंढ कर रख लिया जाए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।